दोपहर 12 बजे के आसपास अर्जुन सिन्हा के केबिन में था। उसकी रंगत फीकी पड़ चुकी है और अजीब सी कालिमा छाई है अर्जुन के चेहरे पर। ऐसा लग रहा है मानो किसी अपने को अग्नि देकर लौट रहा हो। सूरज से दिखाई पड़ रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर एसपी सिन्हा आगे की ओर झुके। क्या चल रहा है अर्जुन? बस जरा तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि तुम्हें अपार्टमेंट वाली साइट पर जाना पड़ता है? यह सुनकर अर्जुन के चेहरे की सारी थकन जैसे गायब हो गई। उसके चेहरे ने रंग तो बदला लेकिन उसने सिन्हा की ओर देखा नहीं। एक जनरल क्वेरी आई थी मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। सुनकर अर्जुन सारी बात समझ गया। उसने बस एक लंबी सांस छोड़ी। मुझसे भी सीक्रेट्स रखने लगे हो? नहीं, ऐसा नहीं है सर। वैसे कुछ बताना था तुम्हें। एसपी सिन्हा वो पीछे कुर्सी से टिके। भले ही मैंने कमिश्नर को समझाया कि लगभग उन लोगों की मौत केवल एक दुर्घटना थी, लेकिन संभल कर रहना, क्योंकि वो आज भी सच जानने के पीछे पड़ा है। शायद उसका अपना कोई मुखबिर तुम्हारे पीछे हो। मुखबिर? अब वो अपने बॉस से क्या बताए कि उसके पीछे कौन पड़ गया है? इस मुखबिर की तो औकात ही क्या है। अर्जुन चुप ही रहा। बद्री ने वीडियो कॉल खत्म की और इस जीर्ण शीर्ण से केबिन में एक कुर्सी लगाकर पसर गया। यहां ना बिजली है और ना ही अन्य किसी मूलभूत जरूरत की व्यवस्था। यहां केबिन में उसके मोबाइल पर नेटवर्क भी आते हैं, वरना बिल्डिंग के अंदर तो मोबाइल होना ना होना बराबर है। पानी भी उसे सड़क के काफी आगे जाकर एक सरकारी नल से लेकर आना पड़ता है। रात के 10 बज रहे थे। देर रात तक जागने की उसकी आदत नहीं। बिल्डिंग का एक चक्कर लगाकर आता हूं, उसने खुद से ही कहा और हाथ में एक डंडा और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। सच पूछें तो उसे यहां अकेले रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो खुश हुआ था जब उसे उस शॉपिंग मॉल से यहां भेजने को लेकर बातें की जा रही थी। वहां के नखरीले लोगों और मैनेजर की गालियों से तो उल्लुओं की ये आवाज कहीं बेहतर है, लेकिन फिर क्या खटक रहा है उसे? 3 तरफ जंगल से घिरी एक सुनसान अधूरी इमारत, बंजर जमीन का एक बड़ा सा आंगन जिसमें हर तरफ सूखी बेलें और घास है। रेत, पत्थर और बजरी के ढेर हैं। आज उसका पहला ही दिन है और ये पहली ही रात है। वह चलता हुआ इमारत के पिछले आंगन तक आ चुका था और यहाँ माहौल आगे से भी कुछ ज्यादा खराब लग रहा है। दोपहर को भी तो उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे समझाया कि 20,000 रुपए और सिर पर कोई चिरकुट मैनेजर भी नहीं। ऐसा काम कहाँ मिलता है, वो भी एक 5वीं पास को। तो बद्री ने कुछ किया नहीं, करता भी क्या? ये नौकरी तो उसे करनी ही थी। वो मन पक्का किए किसी तरह ये चक्कर पूरा कर अपने केबिन तक पहुंच जाना चाहता था, इससे पहले कि कोई जानवर उसे चबा जाए या कोई साया उसे दिख जाए। वो घूमकर अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने से गुजर रहा था कि एक आहट ने उसे ठिठका दिया। कौन? कांपते हुए स्वर में पूछते हुए वो खुद भी कांप भी रहा था। हेलो भाई, कौन है वहां? जवाब में बस घुंघरुओं की भारी लयबद्ध आवाज उसे सुनाई देने लगी। छन छन छन। और वो बखूबी महसूस कर पा रहा था कि ये आवाज बिल्डिंग के दरवाजे के दाईं तरफ से इस तरफ बढ़ रही है। उसके कदम अपने आप पीछे होने लगे। अरे भाई, कौन हो तुम? कुछ चाहिए तो कहो। हम करते हैं ना कुछ जुगाड़। बद्री को लग रहा था कि इस तरह की बातों से वह उसे बहला सकेगा। कम से कम उसे इतना वक्त तो मिल ही जाएगा कि वह यहां से निकल सके। वो बिल्डिंग से कुछ 10-12 कदम दूर आ भी गया था, लेकिन फिर अचानक कुछ हुआ। बद्री को ये आभास तक ना हो सका कि वो कब और कैसे इस इमारत के हॉल के बीच पहुंच गया था। उसे तो बस एक झटका सा महसूस हुआ था, लेकिन अब वो इस इमारत की उस खुली अंधेरी लॉबी की रेतीली मिट्टी पर मुंह के बल गिरा था। उसके मुंह में रेत भर गई थी, जिसे थूकते हुए वो हाथों के बल उठने लगा था। वो सीधा खड़ा हुआ और अपने चारों ओर देखा तो उसके पैर बुरी तरह कांपने लगे। उसकी काया जैसे अपना ही वजन नहीं उठा पा रही। बद्री ने बालों को नोच लिया। क्या यही वजह थी कि मालिक ने अचानक उसकी तनख्वाह 12,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी थी? हे भोलेनाथ, बचा लो, वो बुदबुदाया। इन भय के पलों में उसे वो सब याद आ रहा है। दोपहर में भी तो उसे कितनी ही बार खटका हुआ था। वो केबिन में सो रहा था तो कितनी ही बार उस पर किसी ने कंकर फेंक कर मारे।
कितनी ही बार उसे वह जलने की बू आई, कितनी ही बार किसी ने उसका नाम पुकारा था, और तभी भी मैं जड़ बुद्धि यहां से भागा क्यों नहीं। वह बालों को नोचता हुआ वहीं जमीन पर बैठ गया। जलने की वह बू उसे फिर से आने लगी। हनुमान चालीसा, उसे याद आया कि डर लगने पर उसे यही करना चाहिए। वो तुरंत चालीसा पढ़ने लगा था, लेकिन 2 पंक्ति बोलने पर ही उसके होठ आपस में चिपक से गए। वो अंदर ही बोलता, लेकिन दूसरी पंक्ति के बाद उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। जबकि हनुमान चालीसा तो वो बचपन से पढ़ रहा है। जितनी बार उसने चालीसा या कोई मंत्र बुदबुदाने की कोशिश की, उसकी जीभ तालू से चिपक गई। उसका दिमाग शून्य हो गया। धत धत अपना सिर धुनते हुए वह रो पड़ा। घुटनों में सिर दिए वह सिसक रहा था कि एक चित्कार से पूरी इमारत थरथरा गई। उसने तुरंत सिर उठाया। फटी आंखों से उसने किसी तरह अपने आसपास देखा। कोई नहीं है, लेकिन फिर वो क्या है? हॉल के कोने से लिफ्ट के लिए जाता एक संकरा सा गलियारा है, जहां से बिलखता रेंगता हुआ कुछ उसी की तरफ आ रहा है। भय से उसकी आंखें उसी तरफ जम गई थी। बच्चा, और यहां उसके दिमाग ने कहा उसे कोई गलतफहमी नहीं हो रही, क्योंकि वो उस बच्चे को अपनी तरफ आता साफ देख सकता है। वो बच्चा बुक्का फाड़कर रोता, जलता हुआ इसकी ओर बढ़ने लगा है। बद्री को अचानक यहाँ के तापमान में बढ़ोतरी महसूस हुई। जैसे जैसे वो बच्चा हॉल के पास आता जा रहा है, यहाँ की जमीन सुलगने लगी है। बद्री को पहले अपने तलवों में जलन और तुरंत ही फिर अपने जूतों के जमीन से चिपकने का एहसास हुआ। नहीं, पैरों को उठाता पटकता हुआ वो बावला सा सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागने लगा। लेकिन यहां भी उसके जूते जल रहे हैं। एक हद के बाद उसके तलवे ही जमीन को लग रहे थे और हर कदम पर उसकी खाल जलकर जमीन पर ही छूट जाती। हाय हाय चिल्लाता हुआ वो बौखला कर भागा जा रहा था और अचानक वो एक बड़ी सी खिड़की पर आकर अटका। ये अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर बनी वो ग्लास विंडो है, जिसकी चौखट भी अब तक जड़ी नहीं गई है। इसके ठीक नीचे छोटे बड़े पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। बद्री ने अपने हाथ दोनों तरफ की दीवार से चिपकाकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत उसे नीचे की ओर धकेल रही है। उसने 1.5-2 मिनट खुद को किसी तरह वहां जमाए रखा भी, लेकिन फिर आखिर एक धक्के के साथ वो नीचे पटका गया। कुछ देर से थमी बद्री की सांसों में एक तीखी खुशबू भर गई और उसने पलकें झपकाकर खोल दी। उसने किसी तरह अपनी आंखों को उस तरफ केंद्रित किया जहां से वो नीचे गिरा था। 3री मंजिल पर एक बड़ी सी खिड़की के लिए छोड़ी हुई वह जगह, उस गहरे अंधेरे के बीच भी किसी के कपड़े झिलमिला रहे थे। सुर्ख गुलाबी रंग का वह भारी सा लहंगा और चोली और उस पर गहनों से लदा वह शरीर। उसका सिर उसके धड़ से कुछ ऊपर हवा में अपने बालों को लहरा रहा था। बद्री घबराकर उठने लगा, लेकिन उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। उसने चेहरा आसपास घुमाया तो देखा कि यहाँ के पत्थरों पर उसका खून फैल चुका था, सूख रहा था। हे राम, वह चिल्लाया और पूरी जान लगाकर किसी तरह उठकर बैठ पाया, लेकिन ये क्या? वह तो अब तक जमीन पर ही पड़ा है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? उसकी रुलाई छूट गई। वो मर गया है। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, एक जबरदस्त दबाव ने उसे फिर से इमारत के अंधेरे में खींच लिया। बद्री के लिए यह रात ऐसी थी, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। अर्जुन, पांडे और 2 हवलदार उसी मकान तक पहुंचे जहां शशांक को रखा गया था, लेकिन आज कुछ अलग ही तरीके से वो यहां आ रहा था। पुलिस की वर्दी पहने, पूरी तरह मुस्तैद, और ये एक छापामारी थी। आज अर्जुन के साथ 2 नए हवलदार भी थे। उसने दोनों हवलदारों को इशारा किया कि मकान के अगले हिस्से को घेर ले। वो खुद पांडे के साथ घर के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल होने वाला था। सब चेक कर लिया था ना? इन्हें वहां कुछ मिल गया ना तो मुठभेड़ में तू यहीं मर जाएगा। उसकी बनावटी धमकी पर पांडे के चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट आ गई। भरोसा रखो ना सर, पुलिस वाला हूं। तलाशी कहां और कैसे ली जाती है पता है मुझे। पांडे एक खिड़की से अंदर कूद गया। उन छुछुंदरों को कुछ नहीं मिलना। वैसे भी वो आपके सिग्नल का इंतजार ही करते रहेंगे अगले दरवाजे के बाहर। उसके पीछे अर्जुन भी अंदर कूदा। वैसे भी उनके लिए शशांक का मतलब एक दरिंदा है, एक नरपिशाच। अर्जुन के लिए शशांक की गिरफ्तारी दिखाना जरूरी हो गया था, इसलिए उसने अपने खबरी को जानबूझकर थाने बुलाया।
फिर सिन्हा को ये पहाड़ा पढ़ा दिया कि खबरी से शशांक की टिप मिली है और वो आज रात ही छापा मारेगा। ये वही जबरदस्ती वाला छापा है। अर्जुन घर को देखते हुए चल रहा था। आज इस घर की दशा भी कुछ बदली हुई है। ये पहले से ज्यादा साफ है। खाने के पत्तल, शराब की बोतलें, नशीली दवाएं आदि रखवा दी गई थी, जो कि शशांक विला से मिली थी। अर्जुन और पांडे आसपास देखते हुए एक एक कर कमरों के दरवाजे लात मार कर खोलने लगे, ताकि बाहर खड़े हवलदारों को लगे कि अंदर कुछ घमासान ही चल रहा है। और माहौल बनाने के लिए बीच बीच में पांडे कोई गाली बक देता। और वहां एक अंधेरे कमरे में रस्सियों से लिपटे हाथ पैरों के साथ शशांक ऊँघ सा रहा था। क्यों इतना नाटक कर रहे हैं साले? उसने सिर झटक दिया। आखिर अर्जुन और पांडे ने उसके कमरे का दरवाजा भी लात मारकर तोड़ा और जबरदस्ती हिदायतें देते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। शशांक ने एक रूखी सी नजर उन दोनों पर मारी और हो गया हो तो चले। अर्जुन ने पांडे पर नजरें तिरछी की। इसका मुंह बंद क्यों नहीं है? अर्जुन ने जाकर उसे पास जाकर सूंघा। चलो, बच्चों ने उसे नहला तो दिया था, वरना पक्का लगता कि यहां मर्जी से नहीं, कैद कर रखा गया था। उसकी रस्सियां खोलते हुए, वैसे तो तुझे जिंदा छोड़ने का कतई मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं? उसके कान में फुसफुसाते हुए अर्जुन ने उसके हथकड़ियां लगा दी। अगर मैंने बाहर जाकर मुंह खोल दिया तो? शशांक ने पूछा। तो वह भी तो हमारे ही सामने तो खोलेगा ना। खोल लेना। पांडे दबी सी हंसी हंसने लगा। अर्जुन ने शशांक के बगल में हाथ अड़ाकर उसे सीधा खड़ा किया। अब तक तूने जो किया बहुत सोच विचार कर किया होगा ना, तो आगे भी ऐसा ही करना, वरना शायद हमसे तो बच जाए, लेकिन तेरे कल्ट वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे। पांडे ने तुरंत वायरलेस पर हवलदारों को अंदर आने को कहा। यहां खेल खत्म हो गया था और रात के लगभग 2 बजे एक अलग ही खेल शुरू हुआ। इस मकान और अपार्टमेंट की उस अधूरी इमारत से बहुत दूर एक सामान्य सा अस्पताल, जो कि रात के 2 बजे भी चहल पहल से भरा हुआ है। यहां के रिसेप्शन और जनरल वार्ड में लोगों की चहलकदमी दोपहर के बराबर ही है, बस शोर जरा कम है। और उसके बाद उसका दूसरा तल, जहां नवजात बच्चों के साथ उनकी माताएं दिखाई दे रही हैं, यहां भी कुछ व्यस्तता दिखाई दे रही है। और फिर तीसरे तल पर यहां गलियारे में ही अंधेरी खामोशी छाई हुई है। यहां कोई चहलकदमी नहीं है। दूर काउंटर पर एक वार्ड बॉय मेज पर सिर रखे गहरी नींद में है। सभी प्राइवेट वार्ड्स हैं, जिनमें खास मरीजों को रखा गया है। इन्हीं में से एक खामोश वार्ड है समर्थ का। मशीनों की बीप उसके खामोश वार्ड में एक संगीत सा चला रखती है। वो जिंदा है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। उसके चेहरे पर दाई कनपटी से लेकर जबड़े तक लगभग 8 टांकों के निशान हैं। उसकी आंखें काले घेरों के बीच धंसी सी मालूम होती है, और काया तो बस किसी कंकाल पर जैसे खाल का खोल चढ़ा दिया हो। कई दिन हो गए उसे इस हाल में। अब तो डॉक्टर्स भी उसमें कोई खास रुचि नहीं लेते। घर वाले भी दिन भर में एक चक्कर लगा जाते हैं, मन भर रो लेते हैं, और फिर खुद को किसी तरह समझाकर अपनी लाश सी खींचते हुए वापस चल देते हैं। लता जी, उनके लिए ये एक ऐसा मातम है जो खत्म ही नहीं हो रहा। उनका बेटा मानो रोज मर जाता है, और हर रोज वो मातम करने यहां चली आती हैं। वह परिवार पूरी तरह बिखर गया है। उसकी एक प्रतिक्रिया के इंतजार में वो रोज आंखें बांधे उस पर पहरा देते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। इस अल्पविराम के चलते उनकी जिंदगी में शून्यता भरती जा रही है। लेकिन क्या समर्थ के लिए भी सब कुछ ऐसे ही शून्य है? रात 2:15 पर समर्थ के वार्ड में लगी उस घड़ी की धड़कनें अचानक ठहर गई। बाहर उस सुनसान गलियारे में लगे बल्ब एक के बाद एक झपझपाने लगे। यहां रखा फर्नीचर, डस्टबिन, कुर्सियां आदि मानो जिंदा हो गई हों, ऐसे अपनी जगह पर थर्राने लगी। गलियारे के छोर पर गहरी नींद में पड़े उस वार्ड बॉय के बालों के बीच हवा का एक झोंका सा गुजरा। वह चौंक कर उठ गया। उसने धुंधलाई सी आंखों से आसपास देखा। उसे उस अंधेरे से गलियारे में एक साया सा चलता हुआ दिखाई दिया। कुछ नींद से बोझिल आंखें और कुछ अंधेरा। वो ठीक से देख न सका और बस यही समझा कि होगा कोई। वो होठों के कोने से लार साफ कर फिर से सो गया। काश कि उसने इस बात पर ध्यान दिया होता कि इस वार्ड में केवल वही मरीज है जो चलने फिरने में असक्षम है, और फिर यूं ही कोई बाहरी मरीज कैसे किसी के वार्ड में जा सकता है। समर्थ के वार्ड का दरवाजा हल्का सा खुला।
बस इतना कि उससे हवा का झोंका ही अंदर आ सकता है, और आया भी। बेहद सर्द हवा का झोंका जो सीधा समर्थ पर जा बिखरा हो, और समर्थ ने एक गहरी सांस के साथ आंखें खोल दी। कुछ देर को उसकी आंखों के आगे केवल अंधेरा था, जो पता नहीं कब गहरे गुलाबी रंग में बदल गया, और फिर धीरे धीरे वो रंग हल्का होता चला गया। कुछ देर बाद उसे अपने आसपास की दुनिया अपने वास्तविक रंग में दिखाई देने लगी थी। उसे अपनी नसों में बहती एक झंझनाहट महसूस हो रही थी, मानो उसका पूरा बदन सुन्न पड़ गया था और अब सक्रिय हो रहा है। उसने जब तक ये समझा कि वह किसी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसका बदन अचानक हल्का हो गया। उसे महसूस हुआ कि छत उसके करीब आती जा रही है, या शायद वो बिस्तर से ऊपर उठता जा रहा है। एक हद तक उसके हाथों की नसों में लगी ड्रिप उसके साथ ऊपर उठती रही, लेकिन एक सीमा के बाद वह कैनुला के साथ नस से झटक कर अलग हो गई। समर्थ के खून की धार ने एक दीवार को रंगना शुरू कर दिया। वह चीखने की भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा। उसके वार्ड में लगे सारे इक्विपमेंट्स अपनी जगह पर हिलने लगे। मशीनों की तारों में से एक शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर उसका वार्ड अंधेरे में था, लेकिन उससे बस 11 फुट नीचे चल रही हलचल उसे साफ सुनाई दे रही थी। मशीनों के तारों में लगी आग और उससे उठ रही दुर्गंध वो सूंघ पा रहा था। समर्थ ने गर्दन घुमाकर किसी तरह नीचे देखा और उसकी सुन्न सी आंखें दहशत से फट सी गई। आग जलती हुई तारों से होकर उस मॉनिटर तक पहुंच गई जो उसकी धड़कनें गिन रहा था, और भटाक की आवाज के साथ उसके परखच्चे उड़ गए। अनायास ही उसकी आंखें वापस सामने आई तो पाया कि अब वो छत से बस कुछ ही इंच दूर रह गया है। कुछ है जो उसे इस छत पर भींच देने को उतारू है। उसे एक बार फिर अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी।